अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म लिखो। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म हमें पढ़ना है अब। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। चलिए, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म हमें पढ़ना। अब इसमें पहला हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। मेटल्स के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं अम्ल और क्षारक, वो हमें पढ़ना है। मतलब आप मेटल जो होती है ना धातु, उसकी रिएक्शन एक बार अम्ल के साथ करवाओगे, एक बार क्षारक के साथ करवाओगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले ही लिख दूंगी आपको, अभी समझाने के लिए इसका स्ट्रक्चर पहले ही लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारक की, ये भी हेडिंग है। ठीक है, इसे हेडिंग करना है आपको, अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अब इसको समझ लो पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज डिक्टेट करूंगी वो आप लिखना, मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बताती हूँ, है ना। अभी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी मत लिखो, मैं बता रही हूँ। जब आप अम्ल की क्रिया किससे करोगे, धातु से। देखो आपको दोनों की करवा के देखना है, एक बार अम्ल की करवानी है आपको धातु के साथ, और एक बार क्षारक की करवानी है आपको धातु के साथ। अब सबसे पहले हम किसी कर रहे हैं अम्ल की, उसके बाद किसी करेंगे क्षारक की। तो अभी लिखना बंद कर देना सभी। जब अम्ल की क्रिया हम धातु के साथ करते हैं, एसिड की रिएक्शन जब मेटल से की जाती है तो बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। लिखना नहीं है किसी को भी। क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो कैसे लिखेंगे, जब अम्ल एवं क्षारक की क्रिया धातु के साथ की जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। दोनों केसेस में यही बनता है। जब आप क्षारक की करवाएंगे, जब आप क्षारक की करवाओगे धातु के साथ तो भी सेम ही चीज बनती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। आया समझ में। तो अभी ये चीज अभी नहीं लिखनी है, इसको अभी मत लिखो आप, पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लो। ये कैसे लिखोगे, चलो आप लोग खुद लिख लो, ये चीज मैं बोल देती हूँ। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस, लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले ये वाला लिखना है ना, पहले अम्ल वाला करेंगे हम। ठीक है, पहले कौन सा कर रहे हैं हम, अम्ल वाला। तो अम्ल की क्रिया जब धातु से की जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन, और जब क्षारक की जाती है तो भी यही बनता है। अब हमको क्या करना है, हमने स्टेटमेंट तो लिख लिया, दोनों का कॉमन लिखा है हमने। स्टेटमेंट तो हमने कॉमन लिख लिया कि जब अम्ल की क्रिया धातु से, अम्ल और क्षारक दोनों की क्रिया धातु से की जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए
अच्छा, अम्ल मैंने यहाँ पे ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया मैंने, और धातु मैंने ले ली कौन सी, जिंक। कौन सी धातु मैंने ले ली, जिंक धातु मैंने ले ली। अब देखो आपको वहां क्या दिख रहा है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, तो पहले ही उसको निकाल दो, और जो बचेगा वो हमारा लवण है ना। तो देखो अब बताओ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है ना। अब क्या यहाँ पर H2 टाइम्स है, तो हम क्या कर देंगे बताओ, 2 का इंटू कर देंगे ना, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आपने 2 का इंटू कर देना है। जब आप 2 का इंटू करेंगे तो H2 टाइम हो गया, अब वो H निकल गया, हमारा H2 बाहर निकल गया। अच्छा, और Cl2 टाइम उसको 2 ही बनाना था, क्योंकि एक्चुअली में जिंक क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, ZnCl2। क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जो कि लवण होता है, और इसका फॉर्मूला भी यही होता है। तो ये भी बैलेंस हो गया हमारा, Zn और Cl2। अच्छा, यदि हाइड्रोजन को पहले नहीं निकालते तो भी क्वांटिटी को बढ़ाना ही पड़ता, क्योंकि Cl भी कितने टाइम्स चाहिए था, 2 टाइम्स चाहिए था। तो जब हमने जिंक की क्रिया करवाई HCl से, तो बना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण लिख लेते हैं। इस बार मैं एसिड को चेंज कर देती हूँ। H2SO4 ले लिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप, हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक से रिएक्शन करवा दो, क्या होगा। अब देखो H2 यहाँ पे तो सीधा निकल रहा है, क्वांटिटी को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, H2 सीधा निकाल दो यहाँ पे। अब बचा क्या, Zn, ये हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा आपका ये, जो कि एक लवण है, और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्षारक की क्रिया भी करवा कर देखनी है। ठीक है, अब आपको क्षारक की क्रिया भी करवा कर देखनी है धातु के साथ। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं ना। अब आपको क्या करना है, क्षारक की क्रिया भी करवानी है, किसके साथ करवानी है, धातु के साथ। सेम चीज बनेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब आपको क्या लेना है, एक क्षारक ले लेना है। क्षारक मैंने यहाँ पे लिया है NaOH। क्या ले लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ले लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे मेटल मैंने फिर से क्या ले लिया, जिंक ले लिया। अब आपको पहले हाइड्रोजन को हटा देना है। हाइड्रोजन को हटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये H2 हो गया, और H2 यहाँ से रिमूव हो गया, देखो है ना। अब हमारे पास बचेगा सोडियम जिंकेट। एक यहाँ पे नया फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, है ना, नहीं, Zn से स्टार्ट नहीं होगा, वो होगा Na से स्टार्ट, Na2ZnO2। देखो ऐसा कुछ बनाना है कि सच में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मन से ही नहीं कि आप कभी भी Zn और कभी भी Na को लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, सोडियम जिंकेट का, जो कि एक क्या है, लवण है। फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। देख लो बराबर है या नहीं, Na2 Zn 1 टाइम, जिंक 1 टाइम, O2 टाइम्स O2 टाइम्स, हो गया। और ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट लिख सकते हो आप। ठीक है, सोडियम जिंकेट, ये हो गया। चलो एक बार बुक में भी मैं आपको यही चीज शो कर दिखा देती हूँ एक बार। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, पे अटेंशन, आवाज नहीं आनी चाहिए। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब ये तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग दी है, अभी ये भी करेंगे हम, लेकिन पहले ही देखो यही था। अम्ल की क्रिया जब आप धातु से करते हो तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जब क्षारक की करोगे तो भी यही बनेगा। अभी देखो अम्ल की क्रिया वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। चलिए ये देखो क्षारक वाला दिया हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यही लिया था हमने, और जिंक लिया था, क्या बना था, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जब आप अम्ल की करते हो ना,
तो भी क्या बनेगा आपका, लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, और क्षारक की करोगे तो भी क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। चलिए अभी ये भी हम सीखेंगे ये क्या है, ठीक है। अब आप ये नोट डाउन कर लो पहले, ये चीज नोट डाउन कीजिए आप। अच्छा, स्टेटमेंट तो हमने लिख ही लिया था, आपको यहां से लिखना है, और ये स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्ट्रक्चर जरूर से याद रखो। अम्ल की क्रिया जब धातु से की जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली क्षारक की क्रिया भी जब आप धातु से करोगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। और दोनों के उदाहरण भी लिख लीजिए, ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कीजिए ये चीज। अच्छा, हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसे पहला गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा, जब अम्ल और क्षारक की क्रिया किससे की जाती है, धातु से की जाती है, तो अम्ल और क्षारक की धातु से क्रिया की जाएगी तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। वैसे याद हो जाएगा आपको, स्ट्रक्चर ही याद हो जाएगा, क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब इन दोनों ही केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली है, तो इस हाइड्रोजन गैस की हम करेंगे टेस्टिंग। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के टेस्टिंग हम करेंगे अब, ठीक है। लिख लीजिए, हो गया आपका, नहीं हुआ, लिखिए, फास्ट लिख लीजिए। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमको अभी करनी है हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। अब ये कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे की जाती है। चलिए, अब इसमें एक डायग्राम भी है, वैसे इतना जरूरी नहीं है उसको बनाओ आप, मैं बुक से समझा देती हूँ आपको, ठीक है। आपको हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करना है, ये रहा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। अब क्या लिया आपने, पहले ये देखो ये क्या क्या चीजें हैं वो समझ लो। ये स्टैंड है ना, ये लिखा है स्टैंड है ये। उसके बाद ये जो है ये टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको, परख नली। और इसके अंदर अपन ने क्या ले लेना है, देखो हमें क्रिया करवानी है, तो आप एक अम्ल ले लो और एक कोई धातु ले लो, या कोई क्षारक ले लो और कोई धातु ले लो, क्योंकि बनना तो सेम ही है, लवण और हाइड्रोजन गैस। और हमें नीड किसकी, हाइड्रोजन गैस की, हमें उसका परीक्षण करना है। तो हमने ये वाले में पता है कौन सा लिया है, तन्य सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और साथ में क्या ले लिया है, दानेदार जिंक, जिंक लिया है। मतलब ये वाली रिएक्शन हो रही है, कौन सी वाली, जो अभी हमने की, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो गया, और जिंक। अच्छा देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के आगे क्या लगाया, तनु, मतलब क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा और एसिड की कम है ना। तो यही वाली रिएक्शन हो रही है जिसमें जिंक, दानेदार जिंक के टुकड़े लिए हैं, और साथ में क्या लिया है, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, ठीक है। अब देखो, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया आपने, जिंक के टुकड़े ले लिए और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, मतलब अम्ल की क्रिया आपने धातु के साथ करवा दी। अब आपको पता है बनना क्या है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। तो देखो इसी के अंदर लवण बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, बन गया, इसके अंदर सॉल्ट बन गया। अब क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो आपको इसी का परीक्षण करना है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक नली लगा दो, और यहाँ पे कॉर्क लगा दो, ढक्कन, जिससे कोई चीज बाहर ना जा सके, गैस बाहर ना जाए, लेकिन इस नली से कनेक्शन कर दो ताकि ये हाइड्रोजन गैस इसमें आ जाए। उसके बाद एक साबुन का विलयन ले लो, साबुन का विलयन ले लो, साबुन का पानी ले लो, और उसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करवा दो। तो इससे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के भरे साबुन के बुलबुले, मतलब साबुन के जो बबल्स हैं उनके साथ पैक होकर ऊपर उड़ने लगेगी, और फिर इन गैस बबल्स के पास आप मोमबत्ती लेकर आओगे,
तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी। पॉप साउंड मतलब फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगेगी, और ऐसे परीक्षण हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हो, तो वो फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है, आवाज करने लगती है, जलने लगती है। इस तरीके से आपको स्पार्कल दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस का दहन। दहन होता हुआ दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, चलो ये एक प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके इसके बारे में हम लिख लेंगे टेस्टिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो हम क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे ना। अभिक्रियाओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। सूचक हमने पढ़ लिया था, है ना, इस चैप्टर में अम्ल, क्षारक और लवण जो हमने स्टार्ट किया था। अम्ल क्या होते हैं वो पढ़ लिया, क्षारक क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया था। लिटमस मैंने आपको बताया था ना, लिटमस क्या होता है, ये एक प्राकृतिक सूचक होता है, थैलाफाइटे ग्रुप के प्लांट लिचेन से ऑब्टेन होता है। जब ये ना तो एसिड ना बेस कुछ नहीं बताता, तो ये बैंगनी कलर का रंजक होता है ना, पर्पल कलर का डाई होता है, और दो पेपर की फॉर्म में मिलता है आपको, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है, ये हो गया था अपना। अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जो जल में घुलनशील है वो वाले क्षारक को हम क्षार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग और गंध को बदलकर अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताते हैं। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में अम्ल प्रेजेंट है या क्षारक प्रेजेंट है ये बताते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, ये भी देख लिया था हमने, प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक, और गंधीय सूचक। प्राकृतिक वो जो प्रकृति से मिलते हैं, मानव निर्मित जिसको हमने बनाया, इंसानों ने, मानव बनाता है, ठीक है, प्रयोगशाला में, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये एग्जांपल हमने याद रखा था, मैथिलीन ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये किसमें याद रखा था, मानव निर्मित में। ठीक है, प्राकृतिक में आप हल्दी याद रख लो, ठीक है, चाइना रोज याद रख लो, और लिटमस याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट लिटमस ही याद रखो आप। ठीक है, और गंधीय सूचक क्या होता है, जिसमें वो स्मेल को चेंज करता है। एग्जाम्पल में अपन ने प्याज का रस और लौंग का तेल याद रखा था। ठीक है, फिर हम देख रहे थे अम्ल एवं क्षारक की, है ना, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला था, देखो ये 5 गुणधर्म जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, सब कनेक्ट है ना। मतलब जैसे अपन ने जो थर्ड वाला गुणधर्म अभी पढ़ा था ना, थर्ड वाला जो पढ़ा था बताऊंगी अभी, ठीक है, तो उसी से कनेक्टेड है फोर्थ वाला। ठीक है, तो यदि आपने थर्ड वाला अच्छे से पढ़ा है तो आपको फोर्थ वाला अच्छे से आ पाएगा, है ना। तो देखो, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला वाला गुण होता है जब अम्ल और क्षारक की धातु से क्रिया की जाती है। तो याद रखना स्ट्रक्चर, जब अम्ल की धातु से क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल अपन ने लिखे हैं। जब क्षारक की करेंगे धातु के साथ तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये फॉर्मूला न्यू था, मैंने बोला था याद कर लीजिएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। अब देखो एक प्रॉपर्टी तो हो गई, दूसरी वाली नहीं पढ़ी है क्या अपन ने? अच्छा हाँ, अपन को दूसरी पढ़ना है ना, हिंदी मीडियम को, वह इंग्लिश मीडियम में हो गई थी 3। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग करना आप। अच्छा, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी हमको करनी है। ठीक है, दोनों ही में क्या देखा आपने, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी हमारी बची हुई है ना। चलो देखो, आपने क्या देखा कि जब अम्ल की क्रिया हमने धातु से की तो क्या बन रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जब आपने क्षारक की क्रिया भी धातु से की तो क्या बन रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बन रहा है, हमें बताएं। अब इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमको क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका परीक्षण करना है, परीक्षण करना है, टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ठीक है, परीक्षण, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करोगे आप। तो अब हमारा यही वाला जो टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, जिसमें आपने रिएक्शंस तो लिख ली, अम्ल की धातु के साथ, क्षारक की धातु के साथ। अब आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है, हेडिंग कीजिए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। अब ये कैसे करोगे आप,
हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, इसका हमको टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम यदि मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, वरना बुक में देखेंगे। देखो मैं बुक वाला डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, एक बार यही वाला देख लो आप। क्या करा, इसमें तो इन्होंने वाटर ले लिया, फिलहाल हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे और मेटल लेंगे। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, उसको आप दूसरी वाली एक पाइप में लेकर जाओगे, तो वो जब आप उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में लेकर, रुको ये वाला डायग्राम देखो आप। हाँ ये देखो, ये ठीक है ना। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको करना है, मतलब हाइड्रोजन गैस की आपको टेस्टिंग करनी है। तो क्या करोगे, देखो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आपको करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, हमें क्या करना है, टेस्टिंग करना है। तो वही वाला एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे ये वाला हमने लिखा था जिंक, और जिंक की रिएक्शन किससे करनी है, एसिड से करनी है। मतलब मेटल की रिएक्शन हमको किससे करनी है, एसिड से करनी है। तो मैंने एक मेटल ले ली, ठीक है, मैंने एक मेटल ले ली जिंक, और जिंक की रिएक्शन मैंने कर दी किससे, H2SO4 से, है ना। और बनेगा क्या, आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये हमने कर दी हाइड्रोजन गैस रिलीज, प्लस क्या बनेगा, जिंक, हाँ जिंक सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पर वही वाली रिएक्शन हो रही है। इन्होंने क्या ले लिया, ग्रेनुएटेड जिंक, मतलब जिंक के टुकड़े ले लिए। क्या ले लिए, जिंक के टुकड़े। अब इन्होंने जिंक लिया, और साथ में इसमें एसिड कौन सा लिया है, H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने लिया है। H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो देखो जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, तो इसके अंदर एक नई चीज, नया सब्सटेंस क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। ZnSO4 इसमें बना। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी ना इसमें से, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में दोनों चीजें बन रही हैं, Zn सल्फेट, मतलब जिंक सल्फेट भी बन रहा है और H2 गैस भी बन रही है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने लिया है कंटेनर, अब इसमें आपने कॉर्क लगानी है। क्या लगानी है, कॉर्क, एक ढक्कन लगाना है कॉर्क, जिससे क्या हो, ये हाइड्रोजन गैस बाहर ना जा पाए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं जाएगी। और इसका कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया, देखो इसका कनेक्शन यहाँ पे हमने कर दिया। मतलब अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, देखो ये तो उड़ेगा नहीं, ये तो सॉल्यूशन बना है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो ये तो इसी में रह जाएगा जिंक सल्फेट। अब हाइड्रोजन गैस जो होगी ना, वो इस पाइप के थ्रू कहाँ आ जाएगी, ये। अब ये जो वाटर है ना, ये सोप सॉल्यूशन आप मान लो, आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख लो, ये क्या है, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मतलब कि साबुन का विलयन, क्या हो जाएगा, साबुन का विलयन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, साबुन का विलयन। मतलब इस विलयन में क्या है, साबुन है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स में पैक होके ऊपर उड़ने लग जाएगी, है ना। हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स में पैक होके ऊपर उड़ने लगेगी। और जब आप ये बबल्स के पास एक कैंडल लेकर आओगे, जलती हुई मोमबत्ती लेकर आओगे, है ना, एक मोमबत्ती आप यहाँ पे लेकर आओगे जलती हुई, ठीक है, एक मोमबत्ती आप यहाँ पे लाओगे, तो ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ना, ये पॉप साउंड मतलब होता है फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगी। आया समझ में, कैसे होगा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ये आपने जो जो चीजें लेनी थी, हमने अम्ल और धातु वो ले लिया, इसके अंदर सॉल्ट बन गया, उसके बाद हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर देंगे
सोप सॉल्यूशन में है ना, साबुन के विलयन में। अब ये बबल्स में पैक होकर ऊपर उड़ने लग जाएगी, आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब आप इन हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं इसके पास क्या लेकर आओगे, जलती हुई कैंडल लेकर आओगे, तो ये पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी, ठीक है। पॉप साउंड के साथ ये जलने लगेगी या फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगेगी। ये बर्न होने लगेगी विद पॉप साउंड। पॉप साउंड को ही हम क्या बोलते हैं, फट फट की ध्वनि। फट फट की ध्वनि के साथ ये, फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन का दहन क्या होगा, हाइड्रोजन का दहन होने लग जाएगा। फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन का दहन होने लगेगा। आया समझ में आपको, ठीक है। ऐसे बनता है, ये होता है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जो अपन ने अभी किया, ठीक है। अब आपको लिखना भी है, ये आप ये इक्वेशन मत लिखना क्योंकि हाँ ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। आप लिखो, लिखिए मेरे साथ, है ना, मैं बोलती हूँ। ऐसा लिखो, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए, यही लिख लें क्या, नीचे ही दिख जाएगा आपको, यहाँ पे थोड़ा छोटा करूँ कैसे। लिखो, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए हाइड्रोजन गैस से बने बुलबुलों, हाइड्रोजन गैस से बने हाइड्रोजन गैस से बने बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने से यह फट फट की ध्वनि, फट फट की ध्वनि के साथ, फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। ठीक है, जो अपन ने किया एक्सपेरिमेंट में वही अपन ने लिखा। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए हाइड्रोजन गैस से बने बुलबुलों, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन गए थे, उनके पास आप जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे, तो वो फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगेगी, दहन होने लगेगा उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा परीक्षण। मैं आपको बुक वाला डायग्राम भी दिखाऊंगी, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ही बनेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या था, ये बबल्स ऊपर यहाँ पे उड़ते हुए शो नहीं हो रहे हैं, तो बबल्स ऊपर उड़ेंगे और एक पॉप साउंड के साथ एक क्रैकलिंग साउंड नहीं होता, तो वैसे जलेगा ये, ठीक है। हो गया, आप लोग ने लिख लिया, डन। अच्छा एक काम करो, डायग्राम खुद से बना लोगे घर पे, मैं बुक में शो कर दूं आपको, है ना। खुद से बनाने का ट्राई करना डायग्राम को, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। साइलेंट हो जाइए क्लास। वेट, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, ठीक है, यही कर रहे हैं। अम्ल एवं धातु, अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, ये रहा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, ठीक है। ये रहेगा, ये स्टैंड है, ये स्टैंड है,
ये परख नली है, परख नली टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको। इसके अंदर उन्होंने लिया है जिंक के टुकड़े और हाइड्रोजन गैस तो बनी है बेटा, जिंक के टुकड़े ले लिए और साथ में क्या लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल लेंगे ना धातु के साथ, उसके बाद ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पे एक नली लगा दी आपने, प्रवाह नली। अब इस उसमें थोड़ा सा चेंज था, उसमें वहीं पे कनेक्शन था उसका, है ना। इसमें क्या है, कॉर्क लगा है और बीच में से कनेक्शन कर दिया प्रवाह नली, इसमें से हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और ये साबुन का विलयन रख दिया यहाँ पे, है ना। ये साबुन का विलयन में जब हाइड्रोजन गैस आएगी तो हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले बन जाएंगे, है ना, बबल्स बन जाएंगे। और जब आप इसके पास मोमबत्ती लेकर आओगे तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ऐसे होता है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। अब हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो ये वाला हमने पढ़ लिया, अम्ल धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षारक का भी पढ़ लिया है हमने। अब आपको लिखना है वेट। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अब हमारा अगला टॉपिक वो है अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट वाली तो हमने देख ली है, सेकंड वाली अब हम देखेंगे। अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, हेडिंग कर लीजिए, अम्ल की धातु कार्बोनेट अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अच्छा देखो, ये क्रिया सिर्फ अम्ल ही करेगा, क्षारक ये वाली क्रिया नहीं करता। ठीक है, अम्ल की आपको करनी है धातु कार्बोनेट के साथ और करनी है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है ना, इसी को अपन बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, पूरा धातु बाई कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हम बोल ही रहे हैं, एक और क्या बोल सकते हैं, धातु बाई कार्बोनेट। ठीक है, बाई कार्बोनेट। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, के साथ ये हेडिंग हो गई। अब आपको अम्ल की क्रिया एक बार करवानी है धातु कार्बोनेट से और एक बार करवानी है धातु बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से। देखो नाम थोड़ा सा, जैसे अपन नाम किसी भी कंपाउंड का बोलते हैं तो वैसा ही होता है जैसे वो उसका फॉर्मूला होता है ना। जैसे कि हमने बोला धातु कार्बोनेट, है ना, क्या बोला, धातु कार्बोनेट। इसका मतलब ये धातु जो है उसके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। कार्बोनेट आपको पता है ना, हम लिखते हैं CO3। मैंने आपको बताया था CO3 लिखा हो तो कार्बोनेट हो जाएगा, उसके बाद SO4 लिखा हो तो सल्फेट हो जाएगा, NO3 लिखा हो तो नाइट्रेट हो जाएगा। ये बोला था ना, मैंने आपको बताया था। तो CO3 मतलब हो जाएगा कार्बोनेट। ठीक है, मतलब CO3 जुड़ा होगा किसी धातु के साथ, है ना। धातु कार्बोनेट बना है तो धातु के साथ CO3 कार्बोनेट जुड़ा होगा। और यहाँ पे बोल रहा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब धातु कार्बोनेट तो है, बीच में क्या है, हाइड्रोजन। तो मतलब धातु के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है और कार्बोनेट। आया समझ में। चलिए अब देखो, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपको रिएक्शन करवानी है, क्या बनता है वो सुनिए। लिखोगे क्या इसको, थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। लिखो, धातु अम्ल की, हाँ नीचे थोड़ी सी लिख लो, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम लिखेंगे ही, उसी से अंडरस्टूड है। अम्ल की धातु कार्बोनेट, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट
से अभिक्रिया करने पर दोनों का लिख लो आप, है ना। अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर लवण कार्बन डाइऑक्साइड, अभिक्रिया करने पर लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अम्ल की, ये नहीं लिखना है आपको, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। ठीक है, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करने पर लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। लिखा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। डन। देखो ये नहीं भी लिखोगे ना इतना तो चल जाएगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर लिखा है। अम्ल की क्रिया आप धातु कार्बोनेट से करोगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। अंडरस्टूड है। वो हिंदी वाला आप स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये लिख लिया ना कैसे रिएक्शन करेगा ये। अम्ल की क्रिया आप करवाओ धातु कार्बोनेट के साथ तो ये बनाएगा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और सेम होगा जब आप इसके साथ भी करवाओगे ना धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस ये चेंज हो जाएगा, है ना, यही चेंज होगा। अम्ल की क्रिया फिर आप किससे करोगे, धातु कार्बोनेट से नहीं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और तब भी यही बनेगा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सेम चीज बनेगी। ठीक है, हाँ हाँ। अभी देखो एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अम्ल ले लिया है, HCl ले लो आप चाहो तो, हम बुक वाले ही एग्जांपल्स ले रहे हैं। ठीक है, HCl ले लिया, उसके बाद धातु कार्बोनेट में ले रही हूँ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये हो गया। देखो धातु कार्बोनेट बोला था, अब धातु के प्लेस में मैंने कौन सी वाली धातु ली है, सोडियम। लिखो मत अभी, समझने पे फोकस करो। सोडियम कार्बोनेट ले लिया मैंने, Na2CO3। ठीक है, फॉर्मूला गलत मत कर देना, ये 2 लगता है यहाँ पे। ठीक है, Na2CO3 हो गया। अब देखो पहले ये मत बनाओ, आप पहले क्या करो, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करो। हमें पता है गैस रिलीज होने वाली है CO2, वाटर यहाँ से निकलने वाला है। अच्छा, इससे पहले में भी हमने पहले क्या किया था, हाइड्रोजन को बाहर किया था। अब यहाँ पर पहले आप जल को बाहर कर दो, है ना। अब जल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। लेकिन अब आप ये देखो, क्या हमारे पास सफिशिएंट H है, इधर H हमारे पास देखो सफिशिएंट है या नहीं, वो देखो। H हमें कितने चाहिए हैं जल बनाने के लिए, 2, है ना, H2। अब यहाँ पे पूरे फॉर्मूला में देखो क्या H2 बार है, नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H की क्वांटिटी मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वहां पर क्या होगा, बैलेंस हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, और क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने मल्टीप्लाई। अब H2 हो गया H2। अभी देखो H2 बन चुका है और हमें पूरा H2O को बाहर करना है। तो देखो यहां से हमने ले लिया H2, है ना। अब O देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में O है हमारे पास। अब O कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब यहाँ से एक O हम ले सकते हैं ना, एक O हम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे कितना चाहिए, एक ही चाहिए। H2 चाहिए, O एक ही चाहिए। तो हमने यहाँ से H2 ले लिए और एक O ले लिया, है ना। तो ये हो जाएगा H2O, बना दिया हमने। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सीधा सीधा CO2 बाहर आ रहा है। देखो सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ CO3 था और मैंने एक O हटा दिया है, वाटर बना दिया है। तो यहाँ से सीधा सीधा ये पूरा CO2 बन गया, और इसको आपको बाहर करना है तो ये कर दिया हमने इसको बाहर। अब जो बचेगा वो यही बचेगा, लवण, है ना, आपका सॉल्ट ही बचेगा। अब देखो बचा क्या है, आपका ये पूरा चला गया और ये भी चला गया। आपके पास Na बचा है कितना टाइम्स, और आपके पास Cl भी बचा है कितने टाइम्स, क्योंकि आगे 2 लगा है तो सभी के साथ होगा।
तो Na भी आपके पास 2 टाइम है और Cl भी आपके पास 2 टाइम्स है, तो हमारा बनेगा NaCl, और इसके आगे आप क्या लगा देंगे 2, इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2NaCl, मतलब Na भी 2 टाइम्स हो गया और Cl भी 2 टाइम्स हो गया, जो कि यहाँ पर भी 2 टाइम्स ही आया समझ में, ऐसे होता है। तो ये बन गया लवण, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और ये बन गया जल। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमें लिखना है, अभी आप लोग मत लिखिए, अभी हमने धातु कार्बोनेट के साथ की है ना, अभी हम किसके साथ करेंगे, यस, अम्ल की रिएक्शन हम करेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको लेना है और बनेगा क्या आपका बताइए, सेम चीज, मैंने क्या बोला था, सेम चीज बनेगी यहाँ पर भी, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा, और जल बनेगा, और जल बनेगा, ठीक है। अभी देखो हमने अभी क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल का कार्बोनेट लिया था ना, अब यहाँ पे बोल रहा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में हाइड्रोजन भी आना चाहिए, तो पहले सोडियम कार्बोनेट लिया था, अब ले लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब बीच में हाइड्रोजन भी बोल दिया ना, तो अब क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु तो आ ही गया है सोडियम, कार्बोनेट भी आ गया है, हाइड्रोजन भी लेना है, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अब, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये HCl ले लिया आपने, फॉर्मूला होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर अब देखो धातु हम कौन सी वाले ले रहे हैं, सोडियम, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है, ये वही है जो आप घर में यूज करते हैं ना, बेकिंग सोडा, सुना है ना बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी और भी आएगा, इसका अपन है ना फॉर्मेशन भी करना सीखेंगे इस चैप्टर में, बनाना, ठीक है। अभी देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, अब यहाँ पे एक हेल्प हो गई आपकी, हमें जल को बाहर करना है, पहले बार में भी बाहर करना था लेकिन H को बढ़ाया था, अब यहाँ पे देखो क्या H को बढ़ाने की नीड है, H को डबल करने की नीड है इस बार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, H2O हमें बाहर करना है, वाटर हमें बाहर करना है, तो H हमें कितने टाइम्स चाहिए, 2 टाइम्स, अब इस पूरे फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, H 2 टाइम्स है, तो फिर कैसे नीड हुई बढ़ाने की, यहाँ पे बढ़ाने की नीड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही बार H था तो बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर एक बार यहाँ भी और एक बार यहाँ भी तो है, मतलब ऑलरेडी ये 2 बार है हमारे पास, तो देखो H और H एक कितना हो गया, H2, और यहाँ से फिर वही O ले लो आप, तो हो जाएगा H2O, अब बचा क्या यहाँ पे CO2, तो ये CO2 को भी आप बाहर कर दो, ये CO2 को मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ पे क्या बचा, Na बचा एक बार ही और Cl बचा एक ही बार, तो बन गया NaCl, लेकिन इसको 2 करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि ये 1 टाइम ही है, तो देखो वही बन गया NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मतलब लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, ठीक, लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको, ये हमारी थर्ड वाली सॉरी सेकंड वाली हुई है ये ना, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, पता है क्यों, ये तो कंप्लीट कर लिया है, अच्छा इस वाले में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कौन सी हो रही थी, इससे पहले वाले में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परीक्षण किया था ना, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का भी परीक्षण आएगा, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है, लिखिए आप लोग। अच्छा एक बार हैंड्स रेज करना, किस किसने जेन्युइनली कॉपी बनाई है सच में, सबने बनाई तो सबने, कंप्लीट किस किस की,
कंप्लीट वाले हैंड्स रेस करके रखेंगे, जिसकी कंप्लीट है। गर्ल्स की ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बॉयज की भी कंप्लीट है, कुछ लोगों की नहीं है। क्यों? कुछ बच्चों की नहीं है कंप्लीट, क्यों? कब तक कर लेंगे आप लोग? अगली बार एंट्री नहीं मिलेगी अब। इस बार तो मैंने मतलब पिछली बार मैंने बोला था लास्ट टाइम कि हाँ एंट्री नहीं दूंगी, पर आज बिठाया है मैंने आपको। लो किसी से बेटा, शेयर करो, किसी से लेना पड़ेगा। चलो डन, लिख लिया सभी ने? चलिए अब हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। अब इसमें थोड़ी सी इक्वेशंस हैं, आपको रिएक्शंस होंगी यहाँ पे, वो आपको लिख करके भी याद करना है। डायग्राम भी बताऊंगी मैं उसका, है ना, बुक में भी बता दूंगी आपको। सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें CO2 का परीक्षण करना है। ठीक है, अभी हमको करना है CO2 का परीक्षण। पहले डायग्राम देखते हैं, परीक्षण का डायग्राम। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, पहले डायग्राम देखते हैं। चल, यही दो रिएक्शंस हमने की है अभी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई है HCl से, सोडियम क्लोराइड बना, जल बना और CO2 बना। फिर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई HCl से। देखो HCl हमने इधर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही बना सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका परीक्षण यहाँ पे है, देखो ये रहा, ये डायग्राम है इसके परीक्षण का। ठीक है, और ये रिएक्शंस हैं इसकी, ये पूरा करना पड़ेगा तब जाके इसका पूरा परीक्षण होगा, है ना। अभी देखो क्या करना है आपको, पहले तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या ले लेना है, वही जो चीज हमने अभी किया है, ये दो चीजें ले लो आप। सोडियम कार्बोनेट ले लो आप, ठीक है, यहाँ पे इन्हें बोल दिया तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, ठीक है, ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट आपने इसके अंदर ले लिया। अब बनना क्या है, सॉल्ट बनेगा, है ना। सॉल्ट बनेगा मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब देखो इसके अंदर बन गया है क्या, सोडियम क्लोराइड। साथ में क्या बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल बन गया और CO2 बनेगा। अब उस CO2 को हमें क्या करना है, बाहर करना है। बाहर करना है और उसकी टेस्टिंग, बाहर क्यों करना है, क्योंकि हमें उसकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, बाहर ऐसे उड़ा देना नहीं है, आपको क्या करना है, ये निकास नली से इसको दूसरी वाली परख नली में लेकर आना है। और इस दूसरी परख नली में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, उसको आप किस में प्रवाहित कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, CaOH का होल ट्वाइस। बताया था बूझा हुआ चूना, जब चूने में पानी मिला देते तो बन जाता है ना बूझा हुआ चूना। तो बूझा हुआ चूना जो है उसमें आप क्या कर दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करोगे। ये देखो, ये चूने का पानी भी बोल सकते हैं उसको। चूने के पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। ठीक है, ये लिखा है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर अब नई चीज बन रही है। क्या बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बताया था मैंने आपको, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, तो ये बन गया CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट बना, देखो Ca ये है, Ca ये है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, O3 है। तो देखो यहाँ पे दो दो यहाँ से ले लिए और दो बारी यहाँ पर है, तो दो यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो, तो ये हो जाएगा 3। अब एक बच गया है तो यहाँ पे इसको आउट कर दो, H2O करके मैं लिखकर समझाऊंगी अभी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बन गया।
अब ये बना है, ये श्वेत अवक्षेप है। श्वेत अवक्षेप मतलब कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब आपको क्या करना है, हमने जो CO2 प्रवाहित की थी उसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करते जा रहे हैं। अब ये तो बन ही चुका है, मतलब अब हम जो प्रवाहित करते जा रहा है वो इसी में प्रवाहित होगा ना। तो इसी फॉर्मूले में यही पूरा उठा के यहाँ लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इसी में और ज्यादा CO2 प्रवाहित करोगे तो ये जल में विलयशील, अब ये जल में आघुलनशील था, अवक्षेप था, और ये बनेगा जल में विलयशील। अब जल में विलयशील क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और यहाँ पर श्वेत था ये बन जाएगा रंगहीन, रंगहीन बन जाएगा। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है चूना पत्थर, मतलब ये CaCO3, खड़िया मतलब कि चौक, संगमरमर मतलब कि मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों को एक साथ लिख दिया, इसकी रिएक्शन आप अम्ल से करोगे तो क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अभी रिएक्शन हम करके आए हैं। अभी आप हेडिंग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। और परीक्षण में मैं आपको ये सारी चीजें लिखवा रही हूँ, डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो बुक से इसको बना लेना, ठीक है, घर पे। चलिए अब आप लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करना है, टेस्टिंग ऑफ CO2, टेस्टिंग ऑफ CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। अब आपको CO2 की टेस्टिंग करनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, CO2 का परीक्षण करने के लिए CO2 का परीक्षण करने के लिए, और इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारी। CO2 का परीक्षण करने के लिए उत्पादित CO2 मतलब जो CO2 बनी है ना, उत्पादित CO2 को चूने के पानी, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, चूने के पानी में, चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, ऐसा कर लो, करने पर क्या बनेगा, देखो करने पर। अभी ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू द बोर्ड, लिखना बंद करो। अब जो CO2 बना है उसको चूने के पानी में प्रवाहित करना है। चूने का पानी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अब इसमें क्या प्रवाहित करना है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो आगे बनता क्या है, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है, और चौक बोल सकते हैं, संगमरमर, मार्बल, ठीक है। अब देखो Ca, ये लिख लिया CaC, अब O3 लेना है। अब यहाँ पे टोटल O देखो कितने हैं, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 बार है, तो आपने 3 यहाँ ले लिए। अब एक O बचा है और 2 H बचे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जल, ये हो जाएगा आपका H2O। लेकिन ये जो बना है ये श्वेत अवक्षेप बना है, क्या बना है, श्वेत अवक्षेप, मतलब व्हाइट कलर का अवक्षेप बना है जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। पहली बार में ये बना, लेकिन हमने क्या किया, अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित की, मतलब CO2 प्रवाहित हो रही है और हम और ज्यादा उसको एक्सेस CO2 प्रवाहित करते ही जा रहे हैं। अब जब कर ही रहे थे प्रवाहित तो क्या बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट और जल तो बन ही चुका है, मतलब हम और ज्यादा CO2 प्रवाहित करेंगे तो ये तो ऑलरेडी बना बनाया है, इसी में ऐड होगी ना, वो इसी में ऐड होगी।
वो जो परख नली हमने लगाई थी, वो यहाँ पे हमने जो एक और परख नली लगाई, इसके अंदर क्या बन चुका है, इसमें क्या हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन बन क्या गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया है, बन गया, और जल बन गया है। अब इसमें हम इसी में और प्रवाहित करते जा रहे हैं, तो ये तो बना हुआ ही है ना, तो अभी इसी को उठा के हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूलाज को उठा के हम यहाँ लिखेंगे और एक हेडिंग लिख देंगे, अत्यधिक मात्रा में, मतलब और ज्यादा, अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, ये एक हेडिंग लिखी, और इसमें हम क्या करेंगे, और ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे। अब क्या बनेगा, अब आपको ध्यान से देखना है, आप लिखते रहते हो, बार बार मुझे बोलना पड़ता है, पहले समझने पे फोकस करो। देखो ये है CaCO3 प्लस H2O। यही क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये चीज तो ऑलरेडी बन ही गई है ना, तो अभी अत्यधिक CO2 आ रही है तो इसी में आएगी, है ना। तो आप देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, CO2, है ना। अब बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और जो ऐसा विलयन होगा जो पानी में घुलनशील है। अब आप देखो पहली बार में बना अघुलनशील और दूसरी बार में बन जाएगा घुलनशील, ठीक है। बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब देखो यदि CaCO3 होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जैसे वो सोडियम कार्बोनेट था तो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर दिया था, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट था तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अभी देखो, अब ये देखो बैलेंस है या नहीं है। अच्छा यहाँ पे इनका होल ब्रैकेट लगा है, ट्वाइस लगा हुआ है, इसका मतलब ये H कितने टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स। अब देख लो H हमारा 2 टाइम्स है। अच्छा मैंने आपको बोला है कार्बोनेट को पूरा 1 मान लिया करो, पूरा 1 मान लिया करो, और ये कार्बोनेट पूरा कितनी बार है, देखो ये CO3 है लेकिन इसके ब्रैकेट लग के 2 लगा हुआ है, मतलब ये पूरा कार्बोनेट कितनी बार है, 2 बार है ना। 3 बार क्यों होगा, ये 3 तो उसी फॉर्मूला में ही है ना, ध्यान से देखा करो। CO3 कितनी बार है, ये CO3 पूरा एक अकेला है, और ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स होना चाहिए। देखो ये CO3 हो गया एक बार, और देखो ये CO2 है, और एक को यहाँ से मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CO3, मतलब एक बार CO3 ये बना रहा है, ये ऐसे मिलके एक बार CO3 इससे बन जाएगा और एक बार CO3 इससे बन जाएगा, मतलब CO3 कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। अच्छा आप चाहो तो अलग अलग करके देख लो, आप चाहो तो इसको अलग अलग करके देख लो, वेट, देखो H में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है, H आपको 2 बार दिख रहा है और यहाँ पे सीधा सीधा हमें 2 बार दिख ही रहा है। आपको इसमें कंफ्यूजन यदि हो रही है, वैसे जो मैंने तरीका बताया वो सिंपल है, कार्बोनेट को पूरा 1 मान लो और वो पूरा कार्बोनेट 2 बार है, तो आपको दिख जाएगा एक बार CO3 यहाँ पे और एक बार CO3 यहाँ पे, सिंपल। पर अभी भी आपको अलग अलग करके देखना है, तो कैसे होगा, देखो ये C हो जाएगा कितनी बार, क्योंकि C के साथ कुछ नहीं लगा है, होल ब्रैकेट के बाद 2 लगा है, तो C हो जाएगा कितने टाइम, तो देख लो एक बार ये हो जाएगा C और एक बार ये हो जाएगा C, हो गया कार्बन 2 बार। अब O कितनी बार होगा, O 3 बार ऑलरेडी है और बाहर भी 2 लगा हुआ है, कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। अब देखो 6 बार होना चाहिए, देखो 3 बार तो ये हो गया, 4 बार ये हो गया और 2 बार ये हो गया, मतलब कि 6। तो अलग अलग करके भी देखोगे तो भी बात बन जाएगी। और ये जो बनेगा ना, ये कैसा होगा, जल में विलयशील होगा, ये देखो जल में विलयशील बनेगा, ये क्या बनेगा, जल में मतलब पहली बार में जो बना था वो श्वेत अवक्षेप बना था, और दूसरी बार में जो बना है वो जल में विलयशील बना है और रंगहीन बना है। मतलब आपने चेंजेस देखिए, देख लिए इसमें कि एक बार व्हाइट था और एक बार कलरलेस हो गया। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। कैसे किया हमने, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया, ये चूने के पानी में CO2 को प्रवाहित करा तो बना कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप।
अवक्षेप होता है आग घुलनशील लवण जो पानी में घुलता नहीं है, और क्या बना, वाटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, और ज्यादा मात्रा में हम CO2 प्रवाहित करते गए, तो देखो ये तो बन ही चुका था। अब इसी में और एक्सेस CO2 हम प्रवाहित करेंगे, तो पहले इसी फॉर्मूले को उठा के यहाँ लिखा, CO3 प्लस H2O, और इसी में CO2 प्रवाहित की, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जल में विलयशील रंगहीन पदार्थ बना। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको दिखेंगे जब आप CO2 का परीक्षण करेंगे। अब इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। लिख लीजिए फास्ट। देखो ब्रैकेट ऐसे लगाया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किस तरीके से कहाँ टू लगा हुआ है। ठीक है, पढ़ने में आपको इजी हो जाए वो चीज। नोट डाउन कीजिए इसको। ये हो गया आपका CO2 का परीक्षण। आप चाहो तो इसमें डायग्राम बना लीजिएगा घर पे, वही वाला जो मैंने आपको बुक में बताया ना अभी, वही डायग्राम, छोटा सा सिंपल सा है। देखो एक बार समझ लो, कंफ्यूजन है एक बच्चे को। जो अपन ने फर्स्ट वाला रिएक्शन किया था ना, आपसे बोल रही हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट वाला जो रिएक्शन किया था ये वाला, इसमें क्या बना था, अम्ल एवं क्षारक की क्रिया जब की थी हमने धातु के साथ, तो बना था लवण और हाइड्रोजन गैस। पहली वाली में है ना, क्या बना था, लवण बना था और हाइड्रोजन गैस। अम्ल के साथ किया था तो भी यही बना था, और क्षारक के साथ किया था तो भी यही बना था, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो इस वाले में आपको बनाना है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण वाला, जिसमें हमने मोमबत्ती लेकर आए थे और वो फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगा था। ये देखो, ये डायग्राम मैंने ऐड भी किया है यहाँ पे, ये वाला डायग्राम आपको बुक में जो दिया है वो बनाना है। ठीक है, और हमने लिखा भी है परीक्षण कि जब हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करेंगे तो जो गैस के बुलबुलों के पास आप लेकर आएंगे जलती हुई कैंडल, तो वो फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगेगा। ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाले में बनेगा। ठीक है, जो बुक में पहला दिया है। ठीक है, और दूसरा वाला फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये जब आपने धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया की, तो क्या बना, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो इसमें कौन सा परीक्षण होगा, CO2 वाला होगा। तो इसमें आपको ये वाला परीक्षण लिखना तो है ही, साथ में आप वो वाला डायग्राम भी बना लें। ठीक है, कर लीजिए पूरा। चलो, दो प्रॉपर्टी हमारी पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको थर्ड वाली करनी है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया सभी का? लिख लीजिए फास्ट। चलो, अब जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ना, ये सबसे डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अम्ल की किसी के भी साथ अभिक्रिया कर रहे थे, जैसे धातु के साथ की, क्षारक की भी धातु के साथ कर दी, फिर अम्ल की हमने धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ की, और क्षारक ये वाली अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, लिख लेना नोट करके, क्षारक ये वाली अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अभी देखो, अभी तक हमने अम्ल की धातु के साथ कर दी, क्षारक की धातु के साथ कर दी, अम्ल की धातु कार्बोनेट से कर दी, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी कर दी। लेकिन अभी तक हमने अम्ल और क्षारक दोनों की साथ साथ अभिक्रिया नहीं की, अम्ल की और क्षारक की। जो इस चैप्टर में मेन जो हमारा टॉपिक है, अम्ल और क्षारक, उन दोनों ही मेन टॉपिक्स की क्रिया हमको करनी है। अब अम्ल और क्षारक की साथ साथ अभिक्रिया करनी है। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए, ये हो गया सभी का, नोट डाउन हो गया। डायग्राम मैंने दिखा दिया है आपको। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ये लिखा भी है, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। ठीक है, तो ये आपकी ये सारी चीजें हुई हैं। ये CO2 का परीक्षण है,
और ये H2 हाइड्रोजन का परीक्षण है, ठीक है। अब हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। इसमें हम क्या करेंगे, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, मतलब अम्ल की क्षारक के साथ परस्पर अभिक्रिया अब हमको करना है। अम्ल की क्षारक के साथ, दोनों मेन जो हमारे हैं ना इस चैप्टर के, उन दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं। तो देखो बनता क्या है, लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है, जब अम्ल और क्षारक के साथ साथ अभिक्रिया करते हो तो क्या बनता है, लवण और जल। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी गैस नहीं बन रही है। इन दोनों से पहले, इन दोनों मतलब इससे पहले जो दो अभिक्रिया हमने की थी उसमें एक में हाइड्रोजन बना था और एक में CO2 बना था, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं बन रही है कोई सी भी गैस, ठीक है। अभी थर्ड वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, देखो ये लिखा हुआ है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, अम्ल, क्षारक और अम्ल दोनों की अभिक्रिया करेंगे, क्या बन रहा है, लवण और जल। डन। तो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये सेकंड था हमारा। अब थर्ड वाला करेंगे, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। हेडिंग कीजिए, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अच्छा, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया जब हम करते हैं तो इसका एक अलग नाम है, क्या नाम है, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अभी बताया था, यस, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभिक्रिया में उदासीनीकरण डाल के ही इसको लिखते हैं, ठीक है। क्या होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया, लिखो आप लोग। जब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया की जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है ना, लवण और जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा हमने, जब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया की जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो इधर ध्यान से, ये अम्ल हो गया, यहाँ पे क्षारक ले लो, क्या बनेगा, बनेगा क्या, लवण और जल, लवण प्लस क्या बन जाएगा, जल। देखो पे अटेंशन, अम्ल ले लिया यहाँ पे मैंने HCl, क्षारक मैंने ले लिया NaOH। जो आप बोल रहे थे ना NaCl, वो लवण है बेटा, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, वाटर, H2O बनेगा। देखो ये H, ये H और ये O हो गया H2O, ये H, ये H और ये O, H2O बाहर कर दो जल को। अब बचेगा लवण NaCl, बस NaCl बचा, ये बन गया आपका लवण, सॉल्ट बन गया। लिख लीजिए फास्ट, ये हो गई आपकी थर्ड वाली रिएक्शन। इसमें कोई परीक्षण नहीं है क्योंकि कोई गैस रिलीज ही नहीं हो रही है, उन दोनों में हो रही थी, फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन, सेकंड वाले में CO2, यहाँ पे तो जल बन रहा है, ठीक है, वाटर बन रहा है और NaCl बन रहा है, लवण बन रहा है। अब जरूरी नहीं हर बार NaCl ही बनेगा, वो तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूलाज लिए थे तो ये लवण बन रहा था,
KOH ले लो आप, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। अलग अलग लवण भी बन सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यही एक लवण है तो यही बन सकता है, नो। फॉर्मूला चेंज करोगे तो दूसरा बन जाएगा, ठीक है। हो गया। तो जब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया की जाती है, जब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। लवण और जल का निर्माण होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसान है, उसके खेत की मिट्टी जो है वो अम्लीय हो गई, है ना, अम्लीय हो गई, ये क्वेश्चन आएगा अभी। एक किसान है और उसकी खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है, मतलब उसकी खेत की मिट्टी में अम्ल जो है वो ज्यादा हो गया है। अब उसकी फसल खराब होने लगेगी, तो उसको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षारक, चूना मिलाएगा वो। अब देखो चूना मिलाया, चूना क्यों मिलाया, क्योंकि उसको क्षारक मिलाना है। क्या मिलाना है, क्यों, क्योंकि अम्ल यदि क्षारक से अभिक्रिया कर लेगा तो दोनों का कांटेक्ट, मतलब दोनों का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। तो उसकी जो मृदा है, उसका उसमें जो अम्ल ज्यादा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या, किससे क्रिया करवानी पड़ेगी, क्षारक से। अब जैसे मैंने आपको बताया था, चींटी का डंक जो होता है उसमें भी क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है उसमें। और जब वो काटती है, चींटी हमें काटेगी तो वो अम्ल छोड़ देगी, इसी के कारण हमें जलन होगी हमारी स्किन पे। तो आप उसके ऊपर क्षारक की अभिक्रिया करवा दो, जैसे साबुन हो गया, तो उससे क्या होगा, वो दोनों, उसका प्रभाव जो होगा ना अम्ल का, वो दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो वो उदासीन हो जाएगा, ठीक है, और जलन नहीं होगी आपको, और जल, लवण और जल बन जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है, देखो देखो, ये थर्ड वाला हो गया, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करते हैं कैसे, ठीक है। ये हो गया, यही हमने किया है, देखो NaOH की रिएक्शन हमने करी है HCl से, तो बना NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर, और इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आपको किससे अभिक्रिया करनी है, ध्यान से समझना, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब ये जो दो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं ना, देखो तीन तो हो ही गई हैं, अगली जो दो प्रॉपर्टीज है ना, ये दोनों आपकी, ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना उदासीनीकरण वाली, इसी पे बेस्ड है। आपको यदि ये अच्छे से आ गया तो आपको ये वाली और इसके बाद वाली जो है ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों को ध्यान से देखना, यहाँ पे हम किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की, और यहाँ पे हम कर रहे हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की। अम्ल की हम करेंगे धातु ऑक्साइड के साथ और क्षारक की हम करेंगे अधातु ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ की जाती है तो बनता है लवण और जल। अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करो इस चीज को, लवण और जल तो कब बनता है, जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तभी लवण और जल बनता है ना। तो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि अम्ल की क्रिया में धातु ऑक्साइड के साथ कर रही हूँ तो भी लवण और जल ही बन रहा है, क्या मतलब है इसका। जब लवण और जल तो हमने पढ़ लिया है ना, आपने मैम आपने क्या बताया है कि अम्ल की जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तब जाके लवण और जल बनेगा। तो यहाँ पर लवण और जल बन कैसे रहा है, ध्यान से देखो। अब बताओ, कोई बता सकता है मुझे क्यों, लवण और जल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करने पे बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो उनने अम्ल लिया ही है और यहाँ पे इनने धातु ऑक्साइड लिया है। इसका मतलब ये है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय। मतलब ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं। तभी तो जब आप अम्ल की क्रिया करवा रहे हो
धातु ऑक्साइड के साथ तो ये लवण और जल बना रहा है, और ये तब संभव है जब आप किसी की, जैसे अम्ल की क्रिया आप क्षारक के साथ करवाओगे। इसका मतलब जो धातु ऑक्साइड होता है ये प्रकृति में कैसा होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है, क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, क्या लिखा है। यहाँ पे तो वो लिखा हुआ है कि जब आप विलयन ये रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, विलयन का रंग नीलहरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल, यहाँ से देखो, धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार लिखेंगे हम। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, मतलब इससे पहले जो अभिक्रिया की है ना हमने क्षारक एवं अम्ल की, उसके सिमिलर, उसके समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। मतलब जो हमने क्षारक और अम्ल की थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेगा धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ, और क्या बनाएगा, लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः ये लिखा हुआ है देखो, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या लिख दिया, क्षारकीय ऑक्साइड, मतलब इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड। और तभी तो ये क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल। आया समझ में, ठीक है। अब करते हैं इसको, है ना, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी करेंगे, फोर्थ वाली, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हमको करनी है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या बन रहा है, लवण और जल। और यहाँ जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारकीय ऑक्साइड। ठीक है, तो आप लिखो, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर, हाँ ये और कर ले कंप्लीट, के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का ठीक है। और आप इसका वो स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे, अम्ल की क्रिया करेंगे धात्विक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अम्ल की करेंगे किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड, जो कि कैसी प्रकृति का है, क्षारकीय प्रकृति का है। तो क्या बनाएगा ये, लवण प्लस जल। चलो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड वाला ये इसकी इक्वेशन और लिख लेते हैं हम। अम्ल ले लिया आपने, और धात्विक ऑक्साइड, कोई भी धातु का ऑक्साइड आपको लेना है, मतलब धातु के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने ले लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो धातु कैल्शियम है और O जुड़ा है मतलब ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड ले लिया। अब ये क्या बनाएगा, देखो जल बनाएगा। तो पहले तो जल बनाने के लिए क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार H है। तो यहाँ पे क्या कर दो, H के आगे 2 लगा दो, H के आगे मैंने 2 लगा दिया। अब देखो क्या हो गया, ये H2, और यहाँ से O ले लो, तो ये हो जाएगा आपका H2O। अब बचेगा क्या, CaCl2, CaCl2, ये हो जाएगा CaCl2, ये हो जाएगा लवण, और ये हो जाएगा जल। लिख लो फटाफट से, कैल्शियम क्लोराइड बन गया है ना, डन। 4 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई हैं, 5th वाली और करनी है।